हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा नाम है नंदन शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट या बैंकिंग या किसी भी पीसीएस, आईपीएस या आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, और इस टॉपिक के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस वीडियो को वेरी केयरफुली ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको जनरली इस टॉपिक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की हेडिंग डालिएगा सारे। यूएनओ इसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहली बात, इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगा और आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा। 1914 से 1918 तक, ठीक है ना, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड जो वॉर है ये 1914 से लेकर 1918 तक हुई, ये आप सभी को पता है। इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने का प्रयास किया गया कि इस वर्ल्ड वॉर को खत्म किया जाए। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई। प्यारे बच्चों, पेरिस आप सभी को पता है फ्रांस की कैपिटल है। आप जो सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की और वहां पर एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है, एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक ट्रीटी साइन होती है। ठीक है ना, इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है ना, अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रीटी का मतलब होता है संधि, समझौता। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, और ये ट्रीटी साइन हुई 28 जून 1919। ठीक है ना, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये 28 जून 1919 को ये ट्रीटी साइन हुई। और वर्सेल्स वो पैलेस है, वो जगह है फ्रांस के अंदर जहां पर फ्रांस का शाही परिवार रहता है। ठीक है ना, वहां की जो रॉयल फैमिली है, जो वहां का शाही परिवार है, जो राजा है, वो रहा करते थे वर्सेल्स के अंदर। तो वर्सेल्स में ट्रीटी साइन हुई 28 जून 1919 को, और इस ट्रीटी को जो साइन करवाया गया था वो थॉमस वुड्रो विल्सन के द्वारा। इनका नाम आपने अच्छे से देखना है, थॉमस वुड्रो विल्सन। प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। भयंकर बर्बादी का मंजर था और इसको खत्म करना बहुत आवश्यक था। उस समय अमेरिका के 28वें प्रेसिडेंट, अमेरिका के 28 जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था थॉमस वुड्रो विल्सन। ठीक है ना, इन्होंने एक 14 पॉइंट, ठीक है, एक 14 पॉइंट एक प्लान दिया। प्लान का मतलब एक योजना बनाई कि शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए, और इसके तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और इस ट्रीटी के तहत 28, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 28 जून 1919 को, इस ट्रीटी के तहत प्यारे बच्चों एक लीग बनाया गया। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये नाम आप सभी अच्छे से लिखोगे। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो 14 पॉइंट प्लान किसने दिया था? थॉमस वुड्रो विल्सन। ये कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट दैट टाइम। ठीक है ना, 1919 में ये प्रेसिडेंट था। 1913 में ये प्रेसिडेंट बने थे, 1913 में प्रेसिडेंट बने थे, और 1921 तक 1921 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के। अब आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि सर बीच बीच में ये क्या करवा रहे हैं,
अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो सिर्फ आपको टॉपिक में जो जो बातें आ रही है उसके रिलेटेड बातें भी आपने साथ साथ लेके चलनी है। दोबारा देखेंगे, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, इसको खत्म करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रयास करने में एक इंसान का नाम आता है, उनका नाम है थॉमस वुड्रो विल्सन। ये कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 14 पॉइंट एक प्लान दिया शांति के लिए, है ना, युद्ध को रोकने के लिए। और एक कॉन्फ्रेंस होती है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, और ये साइन होती है 28 जून 1919 को। और इस ट्रीटी के तहत प्यारे बच्चों एक लीग बनता है और उसको बोला जाता है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस। ये बना 10 जनवरी 1920 को, ठीक है ना। साइन तो हो गया 28 जून 1919 को, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया 10 जनवरी 1920 को। तो यूएनओ से पहले जो बॉडी थी, जो वर्ल्ड लेवल पर वार को रोकने का, युद्ध को रोकने का या शांति व्यवस्था को स्थापित करने का जो काम करती थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और ये बना कब? 10 जनवरी 1920 को बना प्यारे बच्चों। अब इसका जो हेडक्वार्टर था वो था जिनेवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो कि जिनेवा के अंदर था। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो जिनेवा आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपको जिनेवा पूछे कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर रखा गया जिनेवा के अंदर। अब देखो, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए, स्टूडेंट की क्वालिटी होती है क्या कि अगर वो चीजें सीक्वेंस में करता तो सीक्वेंस में याद भी रखता है उन चीजों को। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 खत्म करने के प्रयास किसने किए? थॉमस वुड्रो विल्सन ने। क्या कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। कब हुई? 28 जून 1919। और क्या बना? लीग ऑफ नेशंस। लीग क्या होता है? संगठन। लीग क्या होता है? ग्रुप ऑफ नेशंस, यानी किनका? देशों का एक ग्रुप। और इसका मेन कार्य क्या था? शांति व्यवस्था को स्थापित करना और जो देश आपस में लड़ रहे थे उनको रोकना, ताकि डिस्ट्रक्शन जो है या विनाश जो था उसको रोका जा सके। और लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहां था? जिनेवा। कब बना? 10 जनवरी 1920 को बना। अब एक बात और प्यारे बच्चों, अब आपको क्वेश्चन आता है, इसको किस निकनेम से जाना जाता है? ठीक है ना। लीग ऑफ नेशंस को जाना जाता है चाइल्ड ऑफ वॉर, ठीक है ना, चाइल्ड ऑफ वॉर। अब बहुत बार एग्जाम में एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चाइल्ड ऑफ वॉर किस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है? तो आपने बताना है लीग ऑफ नेशंस। क्यों बोला जाता है? देखो, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा, ठीक है ना, जैसे आप सारे बच्चे हो। चाइल्ड ऑफ वॉर यानी युद्ध का बच्चा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और इस वर्ल्ड वार के कारण ही किसका जन्म हुआ? लीग ऑफ नेशंस का। इसलिए इसको बोला जाता है चाइल्ड ऑफ वॉर। अच्छा, इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन और चर्चा में आया प्यारे बच्चों, और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ILO, ठीक है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो काम क्या करता है? मजदूरों के हित की रक्षा करता है। जो लोग लेबर है या जो लेबर का काम करते हैं उनके हितों की रक्षा करता है। और ये भी कब बना था? 1919 में बना था, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1919 में। किस ट्रीटी के अंतर्गत? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब एक बात और याद आनी आपको, अच्छे से करना है। ILO का हेडक्वार्टर तो आपने बताना है जिनेवा के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है ILO कब बना? तो आपने बताना है ILO बना था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और एक डे सेलिब्रेट किया जाता है ILO के द्वारा हर साल 1 मई को, और डे का नाम है इंटरनेशनल, डे का नाम है इंटरनेशनल लेबर और लेबर डे,
लिखो इंटरनेशनल लेबर डे। आपको क्वेश्चन है वर्ल्ड लेबर डे या इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? आपने बताना है 1 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा? ILO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने अभी तक आपको पॉइंट करवाए हैं वो आप कर पाए हो। अब एक जरूरी पॉइंट और, अब देखिए इसको लीग ऑफ नेशंस को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? थॉमस वुड्रो विल्सन का। और ये कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट। और इसके प्रयासों से क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो खत्म हुई, आपस में देश मिलकर चलने लगे। लेकिन अब इनका जो योगदान था बड़ा ही अच्छा योगदान था और बहुत ही बढ़िया योगदान था। इस करके थॉमस वुड्रो विल्सन, ये नाम आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है ना? थॉमस वुड्रो विल्सन, इनको 1919 में 1919 में नोबेल पीस अवार्ड जो है वो सम्मानित किया गया। नोबेल का जो पीस अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया 1919 में। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, 1919 का नोबेल पीस अवार्ड किसको दिया गया? थॉमस वुड्रो विल्सन। और प्रेसिडेंट कहां था? USA का। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, 2019 का नोबेल पीस अवार्ड किसको दिया गया है? आपने बताना है अबी अहमद अली, ठीक है ना? आपने बताना है अबी अहमद अली, ये अच्छे से याद करना है। और नोबेल अवार्ड पीस अवार्ड पाने वाला जो पहला भारतीय था उनका नाम था मदर टेरेसा। आपको क्वेश्चन आए कि नेम द इंडियन पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू गॉट या टू रिसीव नोबेल पीस अवार्ड, तो आपने बताना है मदर टेरेसा। आगे जब लेक्चर चलेगा कोई मदर टेरेसा के बारे में बात आएगी तो आप पूरा का पूरा मदर टेरेसा के बारे में करेंगे। जीके जो है एक प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप बोलो सब्जेक्ट नहीं है, जीके तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको आपको खुद को पैदा करना है, ठीक है ना? जीके प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट है और उसको खुद को पैदा करना है, ठीक है ना? इतना खोजो किसी सब्जेक्ट के अंदर कि वो आपके लिए प्यार बन जाए, और उस सब्जेक्ट को अगर आप प्यार करोगे ना तो आप उसके अंदर खोगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट है और उसको मन से करते हो ना, मन से पढ़ते हो, तो वो सब्जेक्ट आपको इतना आगे ले जाता है कि आप जो है जो चाहते हो नेम एंड फेम वो आपको वो सब्जेक्ट दिला देता है, ठीक है? तो बढ़ते आगे, तो 2019 का नोबेल पीस अवार्ड अबी अहमद अली को मिला और ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना? इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है। आप सभी को पता है इथोपिया और इरिट्रिया एक देश है। इन दोनों देशों का कन्फ्लिक्ट, विवाद 20 सालों से, 2 दशक से चल रहा था और कोई पहल ही नहीं कर रहा था कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन अबी अहमद अली जो इथोपिया के प्रधानमंत्री थे, ये किसी समय आर्मी में रहे थे, ठीक है ना? और इन्होंने क्या किया, एक पहल करी इस युद्ध को, एक सिविल वार को खत्म करने की, कि हम दोनों देश इरिट्रिया और इथोपिया आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको खत्म करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? अबी अहमद अली के द्वारा किया गया। और 1919 का नोबेल पीस अवार्ड किसको दिया गया? थॉमस वुड्रो विल्सन। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन को बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था थॉमस वुड्रो विल्सन का था। यहां तक तो बात खत्म होती है लीग ऑफ नेशंस, जो यूएनओ का पुराना रूप था, ठीक है? अब देखो, अब उस समय सब कुछ सही चल रहा था और इतने में एक तानाशाह आते हैं जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर। पंजाब के गानों में सुनते हो आप, ठीक है ना? लेकिन हिटलर असल में कुछ और रूप के थे। गानों में तो सुनते ना, हिटलर बन गया सोनिए, तो वो हिटलर वो नहीं था, हिटलर अलग में कुछ और था। एडोल्फ हिटलर इनका नाम था, एडोल्फ हिटलर। क्या बात है, एडोल्फ हिटलर। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्यों नहीं पता, मैं बोलूंगा जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना? कई बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए था जब आप छोटे थे, या जब आप स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में था, आपको सीखना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल सीखना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं सीख पाए तो इसके लिए हम अपने आप को कोसेंगे नहीं। जब आपको टाइम मिले, जब आप जागो तभी सवेरा मानो,
ठीक है ना। स्टूडेंट जो है ना, लाइफ को सीखने की कभी कोई एज नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कुछ बड़ी एज के बच्चे है ना, जो मतलब 28-30 की एज में भी अपनी तैयारी करना कंटिन्यू करते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा, किसी प्रकार से निराश मत होना, ठीक है ना। क्योंकि अगर निराश हो गए ना तो शायद आप जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। किसी भी चीज को सीखो एक उम्मीद के साथ सीखो। अब देखो, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना। जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया एडोल्फ हिटलर 1933 के अंदर, 1933 के अंदर। समझते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया, अगर उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किया, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किया, और उसके बाद में थॉमस विल्सन वुड्रॉ किया, और उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया, और उसके बाद में आपने क्या किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, इंटरनेशनल लेबर डे किया 1 मई को, और जो पीस का नोबेल अवार्ड किया 1919 का, जो थॉमस वुड्रो विल्सन को दिया गया, और 2019 का किसको दिया गया, अबी अहमद अली को दिया गया। अब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, 1933 में प्रधानमंत्री बना, और इसकी एक पार्टी थी नाजी। इसकी जो पार्टी का नाम था नाजी था। जो भी इसकी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, उसको तो कंसंट्रेशन यानी कि नजरबंद कर दिया जाता, या मौत के घाट उतार दिया जाता। यानी क्रूरता का दौर था, है ना, क्रूएलिटी का दौर था, ब्रुटैलिटी का दौर था उस समय। और नाजी पार्टी का जो सदस्य बनना जर्मनी में अनिवार्य था, और इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया फ्यूहरर, ठीक है ना। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसको पॉपुलरली फ्यूहरर कहा जाता है, FUHRER, ठीक है ना। ये लिखाई थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे लिखाई गंदी है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा खुद का अलग फॉन्ट है, ठीक है ना। मैं एक अलग सोच का मालिक हूं। मैं ये सोचता हूं कि आप जो अपने आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो भी लिखाई लिखते हो, राइटिंग करते हो, वो आपका एक अलग फॉन्ट है। तो सोच को आप अपने इस लेवल तक ले जाइएगा कि आपको कोई डिमोरलाइज करने का प्रयास ना करे। चलिए, फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को, और इनका ये निकनेम है फ्यूहरर, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेता या लीडर, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैम्प, ठीक है ना, मेरा संघर्ष। अगर आपको एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछे, आपने बताना है मीन कैम्प या मेरा संघर्ष। यहां तक आपको समझ आया होगा। और हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, प्रधानमंत्री बना, और नाजी पार्टी से बिलोंग करता था, और इसको पॉपुलरली फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। और आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत के एक इंसान थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। उनका नाम था मेजर ध्यानचंद, जो कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेलने के लिए गए, और वहां पर इनके खेल को देखकर एडोल्फ हिटलर इतने कायल हुए, इतने उनके दीवाने हुए, तो उनको ऑफर कर दिया कि आप मेरे देश में आओ और मैं आपको आर्मी का हेड बना दूंगा, ठीक है ना, और आपको मैं अपने देश की नागरिकता दे दूंगा। लेकिन मेजर साहब का क्या जवाब था कि मैं किसी पैसे के लिए या रुतबे के लिए नहीं खेलता, और मैं खेलता हूं अपने देश के लिए। और उस कारण आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये फैक्ट जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। अरे, ओलंपिक हुआ था 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर। एम्स्टर्डम कैपिटल है नीदरलैंड की। ये मैं बातें वर्बली बता रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। 1928 में नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और वहां पर ओलंपिक हुआ। उस ओलंपिक में मेजर साहब ने एक ही टूर्नामेंट में, ओलंपिक में 14 गोल दाग दिए, ठीक है ना, 14 गोल दाग दिए एक टूर्नामेंट में, जो एक किसी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है ना। तो वहां के न्यूज़पेपर ने क्या छापा कि ध्यानचंद जो है, ध्यानचंद, इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन चांद की रोशनी के अंदर, रात को जो चांद है, मून है, ठीक है ना, उसकी रोशनी के अंदर ये तैयारी किया करते थे। तो पॉपुलरली प्यार से जो इनके साथी थे, इनको चंद के नाम से पुकारा जाता था, और इनका नाम पड़ा ध्यानचंद। तो उस अखबार में क्या खबर आई कि ये कोई हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, ये तो हॉकी का जादूगर है। इसलिए ध्यानचंद जी को कहा जाने लगा विजार्ड ऑफ हॉकी। अब देखिए,
अब एडोल्फ हिटलर यानी जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर अटैक कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया 1 सितंबर 1939 को, ठीक है। और तब से शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। आपको पूछे सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ, 1 सितंबर 1939 और कब तक चला, 2 सितंबर 1945, यानी 6 साल और 1 दिन, ठीक है ना। 6 साल और 1 दिन जो चला था सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कब हुआ, 1 सितंबर 1939। क्यों, जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। चारों तरफ मैं बात करता हूं तबाही का मंजर था, ठीक है ना। चारों तरफ तबाही का मंजर था और अब इसको खत्म करने के प्रयास किए जाने लगे, ठीक है ना। और लीग ऑफ नेशन जो था वो बिल्कुल ही आपस में, उसके देश भी आपस में लड़ रहे हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पूरा वर्ल्ड 2 पावर में बट गया। पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पावर में बट गया। आप किसी एग्जाम बुक में पढ़ते होंगे। पहला कौन से देश थे, पहले थे एलाइज पावर यानी मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। और दूसरे थे एक्सिस पावर, ठीक है ना। एलाइज में कौन कौन से थे, बात करते, ब्रिटेन था, अमेरिका था, रशिया था, ये एलाइज में थे। और एक्सिस में कौन कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए, रोम, ठीक है ना। रोम जो इटली की कैपिटल, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल, और टोक्यो जो कि किसकी कैपिटल है, जापान की कैपिटल। और देखिए इस वर्ल्ड वार में इतना भयानक रूप देखने को मिला, अमेरिका ने किस पर अटैक कर दिया, जापान पर। झुकने को तैयार नहीं था जापान, ठीक है ना, झुकने को तैयार नहीं था। तो अमेरिका ने परमाणु अटैक जो था कर दिया। लेकिन उस समय तो अमेरिका के पास परमाणु था, लेकिन आज देखिए वर्ल्ड में सभी देशों के पास परमाणु हथियार है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो नेशंस है उनके पास परमाणु हथियार है। और अगर आज वर्ल्ड वार छिड़ जाए तो आप देखिए कैसा मंजर हो सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड वार को खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास चलने लगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा यूएनओ। अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे हुई, देखिए इसकी भी मैं इतिहास से बताता हूं सारी बातें। आप अगर ढंग से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए एक एटलांटिक डिक्लेरेशन हुआ, एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ, 1949। अब है क्या वो सुनिए जरा। एटलांटिक चार्टर 1941 में एक प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, है ना, 2 देशों का। किस किस का, यूके का और यूएसए का, ठीक है ना, यूके का और यूएसए का। क्वेश्चन है आपको एटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ, 1949। किस किस के बीच में, यूके और यूएसए के बीच में। क्या था इसमें था कि इस वर्ल्ड वार को खत्म किया जाए और जो एक्सिस पावर है उसको बिल्कुल नीचे गिराने के लिए सारे जो एलाइज नेशंस है वो सारे इकट्ठे हो, ठीक है। ये 2 ही देश थे इसके अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है अब यूएनओ की बात कब शुरू हुई। तो प्यारे बच्चों यूएनओ का पहले नाम, सबसे पहले जो नाम आया था यूनाइटेड नेशन का, वो आया था 1942 के अंदर। यूएनओ का तो सबसे पहली बार नाम आया था 1942 में आया और एक डेक्लेरेशन साइन हुआ और इस डेक्लेरेशन को बोला जाता है द डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, द डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। ये डेक्लेरेशन साइन हुआ 1942 में, 1 जनवरी 1942 को। और इसमें 26 नेशंस थे, ठीक है ना, इसमें 26 नेशंस थे। और इसमें भारत की तरफ से भी एक इंसान को भेजा गया, ठीक है ना, इसमें भारत की तरफ से एक इंसान को भेजा गया, नाम था गिरिजा शंकर वाजपेयी। क्वेश्चन आए डेक्लेरेशन बाय यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन जो 1942 में साइन हुआ, इसमें कौन सा भारतीय रिप्रेजेंटेटिव गया, तो आपने बताना है गिरिजा शंकर, आपने बताना है गिरिजा शंकर वाजपेयी, गिरिजा शंकर वाजपेयी गए। अब क्वेश्चन आ सकता है एटलांटिक चार्टर कब हुआ, तो आपने 1941। आपको पूछे था यूएनओ का पहली बार जिक्र कब हुआ, 1942। द डेक्लेरेशन बाय यूएन यूनाइटेड नेशन कब हुआ, 1942। कितने देशों के बीच में,
26 देशों के बीच में। और इस नाम को जो प्रपोज्ड किया, यूनाइटेड नेशन नाम जो देने वाला था वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, ठीक है ना। नाम था उसका फ्रैंकलिन, नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये उनका नाम था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छे से याद करना है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो इंसान था जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया, इस नाम को प्रपोज किया। यूनाइटेड नेशन का मतलब सारे देश इकट्ठे हो ताकि वर्ल्ड की जो पीस है, शांति व्यवस्था है, उसको बनाया जा सके। तो आपको अटलांटिक चार्टर समझ आया होगा, उसके अलावा आपको द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जो है समझ आया होगा। अब प्रक्रिया शुरू हो गई इस यूएनओ को बनाने की, ठीक है ना। अब ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, ठीक है ना, ये समझ आया होगा। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा ताकि आपको हर बात समझ आए। अब देखिए, अब यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, सभी ध्यान से देखिएगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है उसका प्लान करना, उसका डिजाइन तैयार करना, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का जो ब्लूप्रिंट था ये 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस का जो नाम था, हाँ, डुम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस, डुम्बर्टन, हाँ जी, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है डुम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस। ये वॉशिंगटन में हुई थी, हाँ जी। ये कॉन्फ्रेंस जो थी 1944 में कहां पे हुई थी, वॉशिंगटन के अंदर। और इसको ब्लूप्रिंट तैयार हुआ यूएनओ का। ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन तैयार हुआ। अब इसको बनाने के प्रयास और तेज हुए। अब एक कॉन्फ्रेंस होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और वो कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस ये होती है 25 अप्रैल 1945। ये एग्जाम में बहुत आती है कि यूएनओ की स्थापना जो थी किस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुई, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और ये 25 अप्रैल 1945 को हुई। इसमें क्या हुआ, 50 देशों ने ट्रीटी को साइन किया, ठीक है ना। 50 देशों ने ट्रीटी को साइन किया कि हम यूएनओ बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। 50 देश उस समय, लेकिन लेटर पोलैंड देश एक और शामिल हो गया, एक देश और शामिल हुआ, पोलैंड, ठीक है ना। तो टोटल देश कितने बोलोगे, 51, ठीक है ना, जिन्होंने ओरिजिनल ट्रीटी को साइन किया था। या यूएनओ जब बना, इसके कितने मेंबर देश हिस्सा थे, आपने बताना है। 51 देश इसके हिस्सा थे, और आखिरी जो देश था 51 का, उसका नाम था पोलैंड। किस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और ये 25 अप्रैल 1945 को हुआ। 50 देश थे, लेकिन लेटर पोलैंड भी इसमें शामिल हुआ और ट्रीटी को साइन किया गया। अब ट्रीटी को साइन तो 25 अप्रैल को किया गया, लेकिन ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड ऑन 26 जून 1945। ट्रीटी को साइन किया गया 25 अप्रैल 1945, ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया 26 जून 1945 को, और केम इनटू इफेक्ट, यानी इसने अपना काम शुरू कब किया गया, इसने अपना काम शुरू किया, केम इनटू इफेक्ट, यानी इसने अपना काम शुरू किया 24 अक्टूबर 1945, और आज यूएनओ की स्थापना मानी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। इतिहास देखिए कितना बड़ा है, ठीक है ना। एटलांटिक कॉन्फ्रेंस होती है या एटलांटिक चार्टर होता है 1941 में। उसके बाद में पहली बार यूएनओ का जिक्र आता है 1942, और इसको प्रपोज किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, और ये अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, डिक्लेरेशन बाय यूएनओ। 26 देशों ने भाग लिया, और इस 26 देशों में भाग लेने वाले जो थे, इंडियन जो था, उसका नाम था गिरिजा शंकर वाजपेयी। अब सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें भी एक इंडियन ने भाग लिया। क्वेश्चन है आपको कि यूनाइटेड नेशन का जो ट्रीटी साइन हुआ, इसमें किस इंडियंस ने भाग लिया, उसका भी नाम लिखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है आपको कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस
या यूएनओ की जो ट्रीटी साइन हुई इसमें किस इंडियन ने भाग लिया, इसका अपन नाम देखते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इनका जो नाम था, लिखिए, इनका नाम था श्री आरोट, लिखिए श्री आरोट, लिखिए श्री आरोट रामास्वामी, रामास्वामी मुडलियार, मुडलियार, ये नाम अच्छे से याद करना है। श्री ए रामास्वामी मुडलियार, या सर है, सॉरी ये श्री नहीं सर लिखिएगा, सर आरोट रामास्वामी मुडलियार। क्वेश्चन आए, यूनाइटेड नेशन जब ट्रीटी साइन हुई 25 अप्रैल 1945, किस इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया, तो आपने बताना है सर आरोट रामास्वामी मुडलियार, इन्होंने भाग लिया। और लेटर ये जो यूएनओ का एक ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके ये पहले प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि गिरिजा शंकर वाजपेयी फिर कहां पर साइन किया। अरे स्टूडेंट, गिरिजा शंकर वाजपेयी ने 1942 में द डिक्लेरेशन बाय यूएनओ पे साइन किया, लेकिन वो डिक्लेरेशन था कि हाँ हम यूएनओ बनाएंगे, प्रपोज किया जाएगा, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। लेकिन अब तो ट्रीटी साइन हो गई, यानी फाइनल जो यूएनओ किस ट्रीटी के अंदर बना, तो आपने बताना है ट्रीटी साइन हुई 1945 के अंदर 25 अप्रैल। ट्रीटी को अडॉप्ट कब किया गया, 26 जून 1945, और फाइनली यूएनओ बना कब, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ने काम शुरू कर दिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका जो हेडक्वार्टर है आपने बताना है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है आपने बताना है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है 13 एकड़, ठीक है ना, सॉरी 18 एकड़ में बना हुआ है, 18 एकड़ में बना हुआ है। एकड़ आप बोलते हैं ना पंजाब में किले, ठीक है ना, 18 किले जमीन में बना हुआ है। ये जो अपना इसका हेडक्वार्टर, इसका एक हेडक्वार्टर, लेकिन 4 इसके रीजनल हेडक्वार्टर है, 4 जगह। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क आप सभी को पता है अमेरिका में है, ठीक है। इसकी 4 जगह और इसके रीजनल हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है आपको, इसके रीजनल हेडक्वार्टर कहां पे है, आपने एक बताना है जिनेवा, ठीक है ना। एक हेडक्वार्टर आपने बताना है जिनेवा, दूसरा बताना है नायरोबी, नायरोबी जो कि कीनिया की कैपिटल है, नायरोबी कैपिटल है कीनिया की। पहला हेडक्वार्टर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, दूसरा हेडक्वार्टर नायरोबी जो कि कीनिया में है, तीसरा आपको पूछे आपने वियना बताना है, आपने वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है ना, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया। और इसका चौथा हेडक्वार्टर है द हेग के अंदर, ठीक है ना, द हेग, जिसको इंटरनेशनल जस्टिस सिटी भी कहा जाता है। द हेग नीदरलैंड में है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। द हेग जो है वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड की कैपिटल नहीं है लेकिन नीदरलैंड के अंदर है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है। आपको क्वेश्चन आए, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है, आपने बताना है द हेग। अगर पूछे आपको आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, फिर भी आपने बताना है द हेग के अंदर। तो ये 4 इसके रीजनल हेडक्वार्टर है और इसका मेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। 18 एकड़ जमीन में बना हुआ है। आपको पूछे किस आइलैंड पे, आपने बताना है मैनहट्टन आइलैंड, ठीक है ना, मैनहट्टन आइलैंड ये एक आइलैंड है। और आप कभी इसका हेडक्वार्टर देखोगे ना, वहां पे लिखा होगा मैनहट्टन, ठीक है ना, मैनहट्टन लिखा होता है। तो आपने बताना है मैनहट्टन आइलैंड न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना यूएनओ का, वो होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अधिकारी सेक्रेटरी जनरल होता है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी सेक्रेटरी जनरल होता है। और इस समय इसके जो सेक्रेटरी जनरल है इनका नाम है, लिखिए इनका नाम है एंटोनियो, एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस, ठीक है ना। अब डेटा तो हर क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस और ये पुर्तगाल के हैं बच्चों, ठीक है ना, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल आपको देश का नाम पता होगा,
और पुर्तगाल से रोनाल्डो खिलाड़ी काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। तो एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं और ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं। इनके नाम कुछ रिकॉर्ड है क्या? पहली तो बात, एंटोनियो गुतरेस यूएनओ के पहले वो सेक्रेटरी जनरल है। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना यूएनओ का, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। और एंटोनियो गुतरेस वो सेक्रेटरी जनरल है जिनका जन्म यूएनओ की स्थापना के बाद हुआ है। अभी ये 9वें सेक्रेटरी जनरल है और आज तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल बने हैं सबका जन्म, चाहे वो कॉफी उनान है, चाहे वो पान की मून है, ठीक है ना, सबका जन्म 1945 से पहले हुआ था। लेकिन ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हु बोर्न आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ, ठीक है ना, और नाम इनका एंटोनियो गुतरेस, पहली बात। दूसरी बात, यानी बोर्न आफ्टर यूएनओ एस्टैब्लिशमेंट, यानी यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इनका जन्म हुआ 1949 के अंदर, ठीक है ना। यूएनओ 1945 में बना और इनका जन्म हुआ 1949 के अंदर। दूसरी बात मैं बात करूंगा, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है ना, ये पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं एंटोनियो गुतरेस। इसलिए किसी भी देश के हेड रहने वाले, यानी किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले, ये पहले सेक्रेटरी जनरल बने हैं यूएनओ के। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, हाँ जी, इसके अलावा इसका क्वेश्चन और क्या आ सकता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का, कि यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपने बताना है यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज डे का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें अगर मैं बात करूं 6 लैंग्वेज कौन कौन सी है, लिखिए ए सी, पहले लिखिए ए सी, उसके बाद में ई एफ और आर एस, ये आप अच्छे से याद करोगे। देखो ए के बाद एक गैप छोड़ के सी आता है, ए सी, फिर ई एफ और आर एस। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। ए पे बना अरेबिक, ठीक है ना, अरेबिक लैंग्वेज है, अरेबियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है। ए का मतलब अमेरिकी नहीं है, अमेरिकी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। और ये अरेबिक लैंग्वेज है, अरबी नहीं है सब्जी खाने वाली, ये अरेबिक लैंग्वेज है पंजाबियों, ठीक है ना। हाँ जी। दूसरा अगर मैं बात करूं सी पे, तो सी पे चाइनीज, ठीक है ना, ये चाइनीज लैंग्वेज है। ई पे अपनी इंग्लिश है, एफ पे फ्रेंच है, आर पे रशियन है और एस पे स्पेनिश है, ठीक है ना, एस पे स्पेनिश है। इसका जो मुख्य काम होता है इंग्लिश और फ्रेंच में होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेजर जो काम होता है ना यूएनओ का, वो इंग्लिश और फ्रेंच में होता है, लेकिन अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन आता है अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। क्वेश्चन है ना कभी, अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? आपने बताना है 18 दिसंबर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन सेलिब्रेट अरेबिक लैंग्वेज डे, योर आंसर विल बी 18 दिसंबर। फिर बात आती है चाइनीज लैंग्वेज डे। तो प्यारे बच्चों, चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज डे, तो आपने बताना है 23 अप्रैल, ठीक है ना, 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे, क्योंकि ये जो संबंधित है विलियम शेक्सपियर और भी बहुत सारे इंग्लिश के विद्वानों से, ठीक है। फिर बात आती है फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो आपने बताना है फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है ना, 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और अभी जून का महीना चल रहा है, आप सभी को पता है, और 6 जून को मनाया जाता है रशियन लैंग्वेज डे। क्वेश्चन है आपको कि व्हेन सेलिब्रेट रशियन लैंग्वेज डे, आपने बताना है 6 जून को मनाया जाता है। और लास्ट में बात करते हैं स्पेनिश लैंग्वेज डे, तो ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 23 अप्रैल को 2 लैंग्वेज का डे मनाया जाता है, इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे का, ठीक है। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की, लेकिन मुख्य काम किसमें होता है? इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। अब आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, लीग ऑफ नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो आपने बताना है इंग्लिश और फ्रेंच। यानी लीग ऑफ नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी
वो इंग्लिश और फ्रेंच थी। यहां तक मेरे को लगता है आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी चली गई लेकिन हर बार जानने को कुछ मिला है अपने को। मैं मानता हूं कि स्टडी में, जीके में आप जानो, फैक्ट को जानो, ताकि आप सभी का एग्जाम में कुछ फायदा हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, तो इसका हेडक्वार्टर आपने न्यूयॉर्क बताया। अब कुछ डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। अब क्वेश्चन आए, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क। 4 रीजनल हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, नायरोबी, उसके बाद में बात करता हूं मैं वियना, और उसके बाद द हेग, ठीक है। अब देखो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, एक डे बना यूएनओ डे। क्वेश्चन आया आपको, यूनाइटेड नेशन जो डे कब मनाया गया, आपने बताना है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। दूसरा, एक डे और मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डे। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डे, और ये भी मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन है आपको कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डे कब मनाया गया, आपने बताना है 24 अक्टूबर। और एक डे और मनाया जाता है पोलियो डे, ठीक है ना। और ये पोलियो डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि पोलियो की जो वैक्सीन थी इसका इन्वेंशन किया था जॉन साल्क ने, ठीक है ना। जॉन साल्क इंसान था जिसने अमेरिकी का कह सकते हैं, इन्होंने जो पोलियो का जो वैक्सीन था, है ना, उसकी खोज की थी। आज पिलाते ना प्लस पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो प्लस पोलियो जो था उसकी मेडिसिन जो बनाई थी, वैक्सीन जो बनाई थी, उसका नाम था जॉन साल, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है पोलियो डे के रूप में 24 अक्टूबर। तो 3 डे मैंने करवाए, यूएनओ डे, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डे और 24 अक्टूबर को पोलियो डे। तो ये तीनों के तीनों डे आपने बताना है 24 अक्टूबर। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है? हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसके ऑर्गन कितने हैं? ऑर्गन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसके ऑर्गन कितने हैं, तो इसके जो अंग है जो काम करते हैं, देखो यूएनओ जो है वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसने काम बांट के दे रखा है, इसके टोटल ऑर्गन है 6, ठीक है ना। टोटल ऑर्गन है 6, जिसमें से एक ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। एक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने 1994 में काम करना बंद कर दिया, अब एट प्रेजेंट 5 है। तो आपको पूछे ऑर्गन अकेला, आपने 6 बताना है। अगर पूछे एट प्रेजेंट कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं, फिर आपने बताना है 5 ऑर्गन इसके काम कर रहे हैं, और इसका हेडक्वार्टर आपने कहां बताना है? न्यूयॉर्क। अब एक बात और देखो, इसका ऑफिशियल फ्लैग यानी इसका झंडा, बोला जाता है ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसी प्रकार यूएनओ का भी एक फ्लैग है जिसको ऑफिशियल फ्लैग बोला जाता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था 7 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। क्वेश्चन है यूएनओ का ऑफिशियल फ्लैग, तो आपने बताना है ऑफिशियल फ्लैग इसका, ऐसे जो फ्लैग है ना ये ब्लू कलर का है, ठीक है ना। ये लाइट ब्लू कलर का इसका बैकग्राउंड है, इसका जो कलर है ना लाइट ब्लू जो कलर है इसका बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर एक बात करूं मैं, एक गोल जो बना हुआ है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक प्लस का निशान इस तरीके से, और एक निशान इस तरीके से, और इसमें कुछ लाइनें बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ इन लाइनों के बीच में वर्ल्ड का मैप है, जो विश्व का मैप बना हुआ है, और यहाँ दोनों साइड जो ऑलिव है, अपना ऑलिव होता है ना, ऑलिव ट्री जिसको जैतून का पेड़ कहा जाता है, ऑलिव ट्री, इसकी दोनों साइड ब्रांचेस है। आप इसके फ्लैग को देखिएगा, इस तरीके से दोनों साइड इसकी ब्रांचेस है, इसकी शाखाएं हैं, और ये ऑलिव किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। आपको इसका फ्लैग पूछेगा, आपने बताना है एक झंडा जिसके ऊपर ब्लू जो है इसका बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड है इसका, और इसके ऊपर व्हाइट कलर के अंदर ये इसका एम्बलम बना हुआ है। एम्बलम में क्या है? एक गोल चकोर बनाया गया है, और इसके अंदर फिर कुछ सर्कल बनाए गए हैं, और इसके बिल्कुल अंदर वर्ल्ड का मैप जो है ड्रॉ किया गया है, यानी पूरा विश्व जो है शांति के लिए प्रयास करेगा। और इसके दोनों साइड
ओलिव पेड़ है यानी जैतून का पेड़ है, इसकी ब्रांचेज इसकी लगाई गई है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसके डिजाइनर का नाम आपने बताना है डोनाल्ड। इसका जो ऑफिशियल फ्लैग था, इसके डिजाइनर का नाम आप लिखिएगा डोनाल्ड मैकलॉगिन। हाँ जी, डोनाल्ड, इसका नाम है डोनाल्ड मैकलॉगलिन, ठीक है ना। डोनाल्ड मैकलॉगलिन, ये इसके डिजाइनर का नाम है, ठीक है बच्चों। तो कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन हैं उन पे बात करेंगे, 6 ऑर्गन को समझेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आपको पीपीटी के थ्रू मैं कल आपको एक एमसीक्यूज करवाऊंगा, आपने उनके जवाब देने, लाइव होके करवाऊंगा वो मैं, ठीक है ना। तो आपने आज की वीडियो को ढंग से देखना है और अपने प्रयासों के स्वरूप मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, जितना भी डेटा मैंने बताया है वो मेरे को लगता काफी ज्यादा है, लेकिन अगर समय थोड़ा और होता तो मैं थोड़ा और करवा पाता। लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर आपको यूएनओ के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल।